नमस्ते। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नर तल में, पीयूष धार सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आधी आबादी यानी नारी शक्ति के लिए इसी काशी की धरती से कामायनी में डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी ने ये पंक्तियां लिखी थी। नारी के शरीर की कुछ विशिष्टियां होती हैं और इन विशिष्ट अंगों या विशिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए जिस तरह की विशेषज्ञता की जरूरत होती है, उस विशेषज्ञ को हम लोग अक्सर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ या इंग्लिश में ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। आइए बात करें कि इस मंच से मैं डॉक्टर धन्वंतरी शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। इस मंच से हमने हमेशा कोशिश की है कि सेहत से जुड़े समसामयिक और ज्वलंत मुद्दों को आप तक उठाएं और एक संवाद का सिलसिला चले हमारे और हमारे दर्शकों, हमारे श्रोताओं के बीच में, चिकित्सक समाज और एक आम व्यक्ति के बीच में, ताकि सेहत से जुड़े अलग अलग विषयों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और जो कम्युनिकेशन गैप है, जो जानकारी का अभाव है, इस अभाव को पाटा जा सके। आज इस मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं शहर की ख्यातिलब्ध गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशनी सिंह मैडम। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को शुरू करने के पहले मैडम का एक संक्षिप्त परिचय दे दें। मैडम ने अपने MBBS की पढ़ाई आगरा केसीएन मेडिकल कॉलेज से की। स्नातकोत्तर की पढ़ाई मैडम ने झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से की। उसके बाद मैडम ने बनारस शहर के कई सारे ख्यातिलब्ध अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी और अब मैडम प्रमिला परिवार का एक अभिन्न हिस्सा हैं। मैडम की रोज OPD चलती है, मैडम सर्जरीज भी करती हैं और गुरुवार को निःशुल्क OPD भी देखती हैं। इसके अलावा मैडम इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में कई तरह की बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने में भी बहुत रुचि रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नमस्कार। काशी के लोगों को सादर नमन और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। मैम, मेंस्ट्रुएशन के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को एक इंट्रोड्यूस कर सकें कि ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बहुत लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए उनकी जो मन में तमाम तरह के प्रश्न होते हैं, इसके बारे में अगर एक संक्षिप्त आप विवरण दे सकें। जैसे मेंस्ट्रुअल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए जो अवेयरनेस जो लोगों में होनी चाहिए वो उसमें अभी बहुत सारी कमियां हैं। मतलब लोग हमारे OPD में आते हैं और बहुत सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन लेके आते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें अभी इनकी जानकारी नहीं है इतनी। तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हमारी जो पीरियड की साइकिल होती है, जिसको हम पीरियड्स के पहले दिन से फिर जो अगला पीरियड्स आया उसके पहले दिन तक काउंट करते हैं। तो लोग को लगता है ये साइकिल 30 डेज़ की होती है या फिर 28 डेज़ की होती है, लेकिन अगर आपकी साइकिल 23, 24, 25 दिन की भी है और किसी और की साइकिल अगर 33, 34, 35 दिन की भी है, तो दोनों की साइकिल नॉर्मल कही जाती है। क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है, हर विमेन की बॉडी डिफरेंट होती है और इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हर इंसान की, हर विमेन की डिफरेंट होती है, वेरी कर सकती है। लेकिन अगर आपकी साइकिल 22 दिन से कम की है या फिर आपकी साइकिल अगर 35 दिन से ज़्यादा की है, तो वहाँ पे आपको सोचना है कि हाँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पे आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है और इसका ट्रीटमेंट लेना है। अदरवाइज़ हमें एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है कि मेरी साइकिल 24 दिन की है, उनकी 35 दिन की है, तो कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ जो 22 से 35 दिन के बीच में है तो वो नॉर्मल है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारी साइकिल है, अगर हमारी आज जैसे अगर हमारी साइकिल हमेशा से 28 दिन की रही है और अब वो अगर 22 दिन की हो गई है, तो यहाँ पे हम सोचेंगे कि हाँ, यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल हो सकता है, क्योंकि 5 से 7 दिन का वेरिएशन नॉर्मल है, लेकिन अगर उसके बियॉन्ड जाता है तो वो भी एबनॉर्मल है। उसके लिए भी कुछ ना कुछ कॉजेज होंगे जिसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। तीसरी बात होती है कि जो हमारे पीरियड्स होते हैं वो कितने दिन के हैं। 2 से 7 दिन नॉर्मल कहा जाता है। हाँ, मतलब किसी के अगर पीरियड्स के दिन अगर 2 दिन केवल पीरियड्स हो रहे हैं, किसी को 7 दिन हो रहे हैं, दोनों ही नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स 2 दिन से कम हो रहे हैं या फिर आपके पीरियड्स 7 दिनों से ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आपको आके कंसल्ट करना होगा। मैडम ने बहुत ज़रूरी बात की। जैसे हर व्यक्ति का डेंटल प्रिंट अलग होता है, जैसे हर व्यक्ति का फिंगर प्रिंट अलग होता है, जैसे हर व्यक्ति का रेटिना का प्रिंट अलग होता है, जो हम लोगों ने आधार के ऑथेंटिकेशन के समय अपना यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हर इंसान का शरीर भी अलग होता है, हर औरत का शरीर भी अलग होता है। और मेडिकल की दुनिया में कोई भी पैरामीटर किसी एक स्पेसिफिक संख्या के साथ नहीं नापा जाता, उसका एक रेंज होता है। मैडम ने पीरियड्स के ड्यूरेशन और साइकिल, इन 2 पैमानों पर बहुत विस्तार से चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को अब तक ये मालूम चल गया होगा कि ड्यूरेशन और साइकिल का नॉर्मल रेंज कैसा है। मैम, अक्सर हम लोग अपने छात्र जीवन में पढ़ा करते थे कि पीरियड्स में साइकिल और ड्यूरेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, कुछ और पैरामीटर्स हैं जो मेंस्ट्रुएशन में हम लोगों को देखने होते हैं, मेंसेस देखने होते हैं।
मसलन मेनार्की यानी किस उम्र में सबसे पहली बार पीरियड्स किसी लड़की को आया। और आधुनिक युग में तो ये भी कहा जाता है कि जितना किसी लड़की का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होगा उसकी मेनार्की उतनी जल्दी आएगी। यानी जब अलग अलग देशों की तुलना होती है कि सब सहारन अफ्रीका के अविकसित गरीब देशों में मेनार्की की उम्र 13-14 साल के पार चली जा रही है, और जो पश्चिम के देश हैं, जो पहली दुनिया के देश हैं, वहाँ मेनार्की की उम्र 8 या 9 साल में भी आ रही है। तो मेनार्की की उम्र के साथ ही समाज के न्यूट्रिशनल स्टेटस का भी एक आकलन हो जा रहा है। तो ये मेनार्की कितना इंपॉर्टेंट है मैम? तो सर, जैसे आपने ये बहुत सही बात की है कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल हेल्थ होती है, जो हमारा पीरियड्स होता है, लोगों को लगता है बस ये महीने में आने वाली एक ब्लीडिंग होती है, लेकिन बेसिकली जो आपका पीरियड्स होता है वो एक विमेन का एक न्यूट्रिशन का स्टेटस क्या है, उनकी मेंटल वेलबींग कैसी है, उनका फिजिकल हेल्थ कैसा है, उनके बॉडी में हार्मोन्स का स्टेटस कैसा है, ये बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ तक कि उस समाज का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का भी ये एक बहुत बड़ा पैमाना है। जी। तो मिनार्की होता है कि जो लड़कियों को पहली बार जो पीरियड्स आते हैं उसे हम मिनार्की कहते हैं। तो बहुत लोगों को होता है कि हमारी जो बहनें हैं या फिर जो फ्रेंड्स हैं उनको 9-10 साल में आ गया, 11 साल में आ गया, और मुझे अभी 13 साल हो गए, अभी तक पीरियड्स नहीं आए। या फिर बहुत सारी मम्मी भी लेके आती हैं कि ये 12 साल की हो गई हैं, साढ़े सबको पीरियड्स आ गए, इनको क्यों नहीं आए। तो हम लोग की जो ये है कि 13 साल तक अगर पीरियड्स नहीं आ रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 13 साल के बाद अगर हो गया कि pीरियड्स नहीं आएंगे तो आप डॉक्टर के पास आइए, फिर हम ढूंढेंगे कि उसका रीज़न क्या है और फिर हम उसे डायग्नोज करेंगे, ट्रीट करेंगे जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी। बेसिकली हम बोलते हैं कि 13 साल तक अगर कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अभी डेवलप आपके हो गए हैं तब हम 13 साल तक, हम 16 साल तक भी वेट कर सकते हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो हम 13 साल पे ही इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो वो एक एज है, और बिल्कुल न्यूट्रिशन का और आपके स्ट्रेस लेवल का, आपके खेल कूद का, क्योंकि बेसिकली हम कहते हैं कि अब लड़कियों को बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है जी। हर कोई सोचता है बस अभी कॉलेज गए, स्कूल से फिर हम कोचिंग गए, कोचिंग से फिर हम कोई और ट्यूशन क्लास में चले गए, लेकिन हमारे इसमें बीच में कुछ आउटडोर गेम्स का भी टाइम होना चाहिए, खेल कूद प्रॉपर होना चाहिए, और न्यूट्रिशन का भी ध्यान अच्छे से रखना चाहिए उस टाइम पे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये एक जो एज ओल्ड सेइंग है, एक जो मुहावरा है, और इस भ्रांति को तोड़ने का जो काम हमारे समाज में हो रहा है, खेल कूद का महत्व जो हम लोग समझ रहे हैं, इसका असर लड़कियों के पीरियड यानी कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर भी पड़ता है। इस बात को मैडम ने रेखांकित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैम, भारत में 2/3 लड़कियां रक्ताल्पता यानी एनीमिया से पीड़ित हैं, और जैसे आपने साइकिल के बारे में बात किया, ड्यूरेशन के बारे में बात किया, मेनार्की के बारे में बात किया, अमाउंट जो खून निकल रहा है उसकी मात्रा भी बहुत जरूरी होती होगी। कई बार उसकी वजह से भी लोग एनीमिक हो जाते हैं, रक्ताल्पता से पीड़ित हो जाते हैं, उसका क्या पैरामीटर मैम? उसका जैसे हम जो पढ़ते हैं अपने बुक्स में वही होता है कि 80 ml के ऊपर को हम कहते हैं कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। तो आमतौर पर 80 ml कैसे मापेंगे मैम? कभी मेजर नहीं कर सकते। तो हम ये बताते हैं कि अगर आपको पीरियड्स, जैसे हमने कहा कि 2 से 7 दिन नॉर्मल है, अगर वो 7 दिन के ऊपर जा रहा है, या फिर पीरियड्स के टाइम पे ब्लड के साथ क्लॉट्स भी आ रहे हैं, मतलब खून का थक्का जमा हुआ वो गिर रहा है, या फिर हमें लग रहा है कि हमें बहुत जल्दी जल्दी अपने पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं, दिन में हम 5 से 6 पैड्स चेंज कर ले रहे हैं, या पैड्स के बाद भी हमारे कपड़े या बेडशीट सोक हो रही है, या फिर हमें लग रहा है कि पीरियड्स की बहुत टाइम से ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है, या हमें बहुत ही लेथार्जी, हमें बहुत थकावट और हम बहुत फटीग ऐसे महसूस हो रहा है, तो ये सारी कंडीशन है कि आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। और उस कंडीशन में कोई ना बहुत सारे कॉज होते हैं, कभी कभी फाइब्रॉइड होता है, कभी होता है पीआईडी की भी एक कॉज होता है, एंडोमेट्रियोसिस भी एक कॉज होता है। तो वो आप आएंगे तो हम उससे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मेनली वो किस रीज़न से हो रहा है, और हर एक विमेन में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अलग अलग कारण होंगे। ऐसा नहीं कि अरे मुझे ये हो रहा था तो मैंने ये दवाई खाई थी तो मेरा सही हो गया तो तुम भी ये खा सकते हो, क्योंकि हर किसी में अलग रीज़न होगा, हर किसी को इन्वेस्टिगेट करके डायग्नोज करना होगा, फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। लेकिन आजकल मतलब लोगों में ये मेन प्रॉब्लम आ रही है कि लोग ये बता रहे हैं कि पहले हमारी ब्लीडिंग खुल के होती थी, अब बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, तो ज़्यादा अब ये कंसर्न हो गया कि स्कैंटी पीरियड्स हो रहे हैं। और उसका मेन कॉज है, मेनली उसका कॉज जो होता है वो हार्मोनल लेवल पे होता है, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है स्ट्रेस, क्योंकि आज जो है बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। पहले गर्ल्स की इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं होती थी, लेकिन अब जो लाइफ स्टाइल बदल रही है, हर कोई एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, आपकी जॉब का स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस भी एक कॉज है, ओबेसिटी एक कॉज है,
बहुत ज़्यादा वजन हो, उससे भी स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, या हमने बहुत क्रैश डाइट कर ली, एकदम से बहुत अपना फैट लॉस किया है, उससे भी होता है। बाकी आपके कोई थायराइड प्रॉब्लम, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, जी। या फिर हम कोई पिल्स ले रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उसका भी इफेक्ट हो सकता है। फिर कभी कभी होता है कि हम जैसे एबॉर्शन के बाद डीएनसी करते हैं, जी। उसमें एक कंडीशन आ जाती है एशरमैन सिंड्रोम, जब ज़्यादा कुछ क्यूरेटाज हो गया, अच्छा। तो वो भी एक रीज़न है स्कैंटी पीरियड्स का। जेनाइटल टीबी भी एक रीज़न है स्कैंटी टीबी का। तो अगर किसी के बहुत मतलब आपको लग रहा है कि 2 दिन से भी कम फ्लो हो रहा है, या फिर लग रहा है कि पहले हमें 5-6 दिन था, अब 2-3 दिन हो गया है, या फिर हम पूरे दिन हमारा पैड सोख ही नहीं हो रहा है, तो यानी विविध कारणों से किसी महिला को, किसी स्त्री को जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम पीरियड्स का फ्लो हो सकता है। और हर कंडीशन में मैडम का स्पष्ट संदेश है कि तत्काल अपने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से सलाह लीजिए, परामर्श लीजिए और उसका कारण पता लगाया जाए, उसका निवारण किया जाए। मैम, लंबे समय तक हमारा समाज एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है। इस पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां, कई तरह की रूढ़ियां, कई तरह की गलत धारणाएं रही हैं। लोग कहते हैं, जबकि ये एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, ये एक औरत के शरीर का बहुत ही नैसर्गिक एक प्रक्रिया है, जैसे कि बहुत सारी और नैसर्गिक प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद समाज में इसको लेकर बहुत सारे टैबूज हैं। इस टैबूज को दूर करने के लिए सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। आज जब हम एयरपोर्ट्स पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो हमें सैनिटरी नैपकिन्स के डिस्पेंसर्स दिखते हैं। एक आम नागरिक को आपका क्या संदेश जाएगा इन टैबूज को लेकर? कैसे हम इन टैबूज से फाइट करें और एक व्यक्तिगत तौर पर हम इस लड़ाई में कैसे योगदान कर सकते हैं? इसको समझने के लिए पहले लोगों को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन होता कैसे है, पीरियड्स होता कैसे है। तो हमारे बॉडी में 4 हार्मोन्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं, जो पूरे साइकिल में वेरी करते हैं, और उनकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हमारे यूट्रस की लाइनिंग में होता है। पहला हार्मोन आपका FSH है। जी। उसके इफेक्ट में हमारे मतलब हमारे जो पीरियड जो शुरू होता है, जो शुरुआत के जो हम माने या पहले या दूसरे दिन पे कुछ फॉलिकल्स होते हैं, वो रिक्रूट होते हैं, और फिर उनमें FSH हार्मोन काम करता है। वो फॉलिकल्स ग्रो होना शुरू करते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, उसमें से एक बनता है हमारा डोमिनेंट फॉलिकल, और फिर सारे फॉलिकल से निकलता है हमारा दूसरा हार्मोन जो है एस्ट्रोजन। तो वो एस्ट्रोजन जो होता है, वो हमारी जो एंडोमेट्रियम होती है, जो यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, उसका प्रोलिफरेशन कराता है। एक तरह से वो हर महीने हमारे यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है जी। लेकिन अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो हमारा जो ये प्रोजेस्टेरॉन है और जो हमारा एस्ट्रोजन है, इसका लेवल डाउन होता है, और फिर होता है मेंसेस। तो बेसिकली हमारे यूट्रस की जो अंदर की जो एक लाइनिंग होती है, वही शेड होती है, जो हमें हर महीने जो हमें प्रेगनेंसी के लिए तैयार किया गया था। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो वो शेड हो जाती है। तो इसमें कुछ भी ऐसी कोई डर्टी चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल। बहुत ही नॉर्मल सी है, हमारी बॉडी का ही एक अंग है जिसको निकलना ज़रूरी है, वो निकल रहा है। तो इसके लिए, और ये बहुत ही नॉर्मल फिजियोलॉजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी है, तो इसके लिए कोई टैबू और कोई शर्म तो होनी नहीं चाहिए, बल्कि खुल के इसके बारे में बातें होनी चाहिए। क्योंकि हमारे क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम उनको होती भी है, लेकिन वो किसी से पूछ नहीं पाती ना अपने घर पे, और फिर क्या होता है कि वो अपने दोस्तों से पूछेंगी, अपने किसी और लोगों से पूछेंगी जिनको इतनी नॉलेज भी नहीं है। बिल्कुल। और उनको फिर वो गलत जानकारी मिलती है, और फिर वो गलत जानकारी के साथ बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में खुल के बात की जाए। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है कि अधकच्चा ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हमारे इस मंच का नाम है आइए बात करें, और मैडम ने इस सवाल के जवाब में जो बात की, वो शायद पृष्ठभूमि में लिखे इस बात की पुष्टि करता है कि बात करनी है, और बात सही व्यक्ति से करनी है। अगर हर बच्ची को अपने मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानना है, तो किसी जानकार व्यक्ति से पूछिए। अगर जानकार व्यक्ति से पूछेंगी और धीरे धीरे ये ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, तो मेरे ख्याल से एक समय ऐसा भी आएगा जब मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन को लेकर जो समाज में अज्ञानताएं हैं, जो टैबूज है, जो रूढ़ियां हैं, जो मानसिक संकीर्णताएं हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और मैडम जैसे लोग इस तरह के अभियान में एक फुट सोल्जर के रूप में लगातार काम करती रहती हैं। मैम, इधर कुछ दिनों से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक शब्द बार बार हमारे विमर्श में आता है, इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बता सकें। जो बहुत सारी बच्चियां होती हैं, वो ये बताती हैं, इवन बच्चियां भी नहीं, बहुत सारी औरतें भी हमें बताती हैं, आती हैं ओपीडी में, तो कि जब भी उनका महीना आने वाला होता है, पीरियड्स आने वाला होता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, बहुत ज़्यादा गुस्सा, या फिर रोने का मन, या फिर ब्लोटिंग,
पूरे शरीर में वो बताएंगे सूजन हो रही है और उन्हें बहुत सारी थकान हो रही है। तो इसे हम कहते हैं, अगर ये सारे सिम्टम्स आपके पीरियड्स आने के 5 से 7 दिन पे शुरू हो रहे हैं और आपके पीरियड्स आने के 5 दिन बाद ये खत्म हो जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं ये प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। और लोग इसको इतना सीरियसली लेते नहीं एक्चुअली, क्योंकि जब लोग बताते हैं तो लोगों को लगता है अरे यार क्या हमें भी तो होते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत चिड़चिड़ाहट तो होती है। तो होता क्या है कि 70 से 80% वुमेन को ये कभी ना कभी वो अपने लाइफ में इसको सफ़र करते हैं, लेकिन 2 से 5% लोगों को ये चीज़ें बहुत सीवियर होती हैं और उनके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि ये आसपास के लोग उन्हें एनकरेज नहीं करते इसके लिए ट्रीटमेंट लेना, कहते हैं बहुत नॉर्मल है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे मेडिसिन हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ही बेटर कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है जिससे आपको लग रहा है कि आपकी जॉब में आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, आपकी डेली रूटीन आपकी ख़राब हो रही है, तो बेसिक आपको इसके लिए डॉक्टर के पास आना चाहिए और इसका इलाज है और फिर इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसे आपने प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात की, एक और शब्द आता है पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम। हाँ, जब औरतों के पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसके बाद भी बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव उनमें आते हैं, उसके बारे में अगर प्रकाश डाल सकें। जैसे जो हमारा मेनोपॉज जो होता है, जब हमारा महीना टूट जाता है, हम कहते हैं सिंपल शब्दों में, तो जो वो समय आने लगता है जब पूरी तरह से अभी पीरियड्स हमारे ख़त्म नहीं हुए हैं लेकिन ख़त्म होने वाले हैं, उस टाइम से ही हमें कुछ कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। उसमें भी ये होता है कि हमें चिड़चिड़ाहट, बहुत गुस्सा, ये रोने का मन, ये जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ये होते हैं। साथ में हमें हॉट फ्लैशेस आते हैं और हमारे जोड़ों में दर्द, ये सारी परेशानियाँ उस समय हो सकती हैं। तो हम ये अवेयरनेस देते हैं कि उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आपको बताया गया कि आपके पीरियड्स जाने का समय आ गया है या कुछ सालों में आपके पीरियड्स जाने वाले हैं, आपको अपने डाइट पे और अपने लाइफ स्टाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और बहुत सारी पीरियड्स की ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी है या फिर आपकी जो ये पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स भी हैं, इवन आपके जो पेन होते हैं पीरियड्स में, डिस्मेनोरिया, अगर आप अपने डाइट और एक्सरसाइज को, अपने लाइफ स्टाइल को अगर बेटर करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो इससे ही कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम्स कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो हर किसी चीज़ का एक मेडिकेशन है, उसका सल्यूशन है जो आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म ना कर पाए लेकिन बहुत हद तक उससे कंट्रोल कर सकता है और आपकी लाइफ की क्वालिटी को बेटर बना सकता है। डिस्मेनोरिया कितनी बड़ी समस्या है मैम। पीरियड्स के दौरान दर्द से बहुत सारी लड़कियां इतनी परेशान रहती हैं कि वो महीने के 4-5 दिन तो उनके बिल्कुल ही डिस्टर्ब रहते हैं, ना वो किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में हिस्सा ले सकती हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, बिल्कुल लाइफस्टाइल। इसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए, डिस्मेनोरिया में क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि हल्का फुल्का पेन है, वो आप मैनेज कर पा रहे हो हॉट वाटर बैग से या फिर आपने 1-2 पिल्स ले ली, उससे मैनेज हो जा रहा है, तो वो नॉर्मल है, उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने स्कूल से लीव लेना पड़ रहा है, जॉब से लीव लेना पड़ रहा है, दिन में आपको 2 से 3 बार पिल्स लेनी पड़ रही हैं, या इतना है कि आप डेली रूटीन एक्टिविटीज़ अपने नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे ये एक कंसर्न है, प्रॉब्लम है। उसके बहुत सारे कॉज भी होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे बहुत सीवियर पेन होता है और वो पीरियड्स आने के कुछ दिन पहले से ये पेन शुरू हो जाता है। तो बेसिक जो घर पे चीज़ें करनी है आपको वही करना है। आपको डाइट पे ध्यान रखना है। मैग्नीशियम रिच फूड्स हम कहते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपको लेना चाहिए। बनाना बहुत अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का, तो अपने पीरियड्स के टाइम पे आप 1 या 2 बनाना रोज़ खाएं, वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। बाकी कुछ जो बेसिक घर पे चीज़ें हैं, हल्दी वाला दूध, जिंजर टी, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। हॉट वाटर बैग, 1-2 पिल्स, आपने 1 पिल से 2 पिल्स थ्रू आउट आपकी पूरे ड्यूरेशन में अगर आपने ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप आएंगे और आपकी फिर वो इन्वेस्टिगेट हम करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस से बताया कि उसमें बहुत सीवियर पेन होता है, उसका भी ट्रीटमेंट है, उसके हार्मोनल भी ट्रीटमेंट है और कभी कभी हमें उसके लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है, लेकिन वो पेन को हम रिलीव कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको बिल्कुल आना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैम, मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये एक बहुत समसामयिक मुद्दा है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इस विषय पर हमारे दर्शकों पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि कैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन किया जाए और कैसे उस पर आगे बढ़ा जाए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मतलब जो सारी जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किया वो एक तरफ है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन अपने आप बिल्कुल अपने आप में एक अलग विषय है, अलग विषय है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में से बेसिकली और शायद सबसे जरूरी विषय है। सबसे ज़रूरी विषय है, क्योंकि इसमें अगर इसको हम ना मेंटेन करें, इसका ध्यान ना रखें, तो इससे बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। बार बार पेशेंट्स को यूटीआई होता है और आगे इसमें इनफर्टिलिटी होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए हमें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे हमारे जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, 3 ऑप्शंस है हमारे पास: सैनिटरी नैपकिन्स, टैम्पन्स और कप्स। तो बेसिकली ज़्यादातर लोग आजकल सैनिटरी पैड से यूज़ करते हैं।
तो आपको हम बताते हैं कि हर 4 से 6 घंटे पे सैनिटरी पैड जो होता है वो चेंज कर लेना चाहिए। अगर आप टैम्पून भी यूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि हर 4 से 6 घंटे पे उसे भी चेंज कर लें। जो कप अब आया है उस वो एक इको फ्रेंडली चीज़ है, उसके लिए आप हम प्रमोट कर सकते हैं कि आप उसे यूज़ करिए। लोग आजकल थोड़े से कंसर्न रहते हैं कि कप्स यूज़ करने में कि कैसे यूज़ करेंगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट ये है कि आपने एक बार कप ले लिया, 300-400 रुपीज़ का आएगा, लेकिन वो आपका 3 से 4 साल चलता है, रीयूजेबल है। तो एक तरह से वो इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि हमारे जो पैड्स होते हैं वो हर पैड्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, जी। तो उसमें एक एनवायरनमेंट पे लोड भी काफ़ी पड़ता है। जब भी आप उसे पैड्स को डिस्कार्ड करें, एक पेपर में रैप करके प्रॉपर डस्टबिन में डाल के ही आप उसको डिस्कार्ड करें। वो देखें कि उसका डिस्पोजल सही तरीके से हो रहा है। जब भी आप पैड यूज़ करने जा रहे हैं, डिस्कार्ड करने जा रहे हैं, अपना हैंड वॉश करें। अपने पेरिनियल रीजन को हमेशा ड्राई रखें। जब भी आप वॉश कर रहे हैं, एक टॉवल से डैप करके उसे ड्राई कर लें, मॉइस्ट ना रहे। आपको जो अंडर गारमेंट्स पहनने हैं वो सॉफ्ट कॉटन ब्रीदेबल फैब्रिक के हों। और जब भी हम कहते हैं, बताते हैं कि क्लीन करने का जो तरीका होता है, हमेशा फ्रंट से बैक जाना चाहिए, ताकि हमारे रेक्टम और एनल रीजन के इन्फेक्शन वो हमारे ना जाए। तो वो एक चीज़ आपको मेंटेन रखनी है। बहुत सारा पानी पीना चाहिए। रीजन को क्लीन रखना है, उनकी बहुत ज़रूरत होती नहीं है, बल्कि उनको यूज़ करने से और वहाँ का पीएच होता है वो ऑल्टर होता है। आप सिंपल पानी से ही उसे वॉश करें। और वजाइना का खुद अपने आप में क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है, वो खुद अपने आप को क्लीन करने की क्षमता रखता है। तो उसके लिए बहुत क्लीनिंग पे वहाँ पे ध्यान नहीं देना है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन आपकी मेंटेन रहेगी और बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। इस कार्यक्रम के अंत में सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछूंगा मैम, कि हमारी जो छोटी बहनें हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए आप कोई टेक होम मैसेज या क्या संदेश देंगे इस मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के बारे में? इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद वो कौन सा संदेश आपका रहेगा? सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मैसेज वो ये है कि जैसे मैंने बताया शुरुआत में ही कि हर वुमेन की बॉडी डिफरेंट है। तो हमें किसी से भी कंपेयर नहीं करना है कि इनका ऐसे हो रहा है, इतने दिन पे आ रहा है, हमारा इतने दिन पे आ रहा है। वो हमें समझना पड़ेगा, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी उन बॉडी से डिफरेंट है। तो एक नॉर्मल रेंज होता है, उस रेंज को ध्यान रखना है। ऐसे किसी से कंपेयर करके आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ, देखिए इस रेंज से ऊपर नीचे हो रहा है तो वहाँ पे आपके पे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरी बात जो मैंने बताया कि मेंसेस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसके बारे में इतनी बातें की जा रही हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को बताता है। एक तरह से आपके न्यूट्रिशन, आपके ओवरऑल वेलबींग का एक ये रिपोर्ट कार्ड की तरह है। तो इसलिए इसके कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंसर्न हो, इसको इग्नोर नहीं करना है। उसे आप आइए, डॉक्टर से बात करिए, अपनी प्रॉब्लम समझिए, सोल्यूशन ढूंढिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। और लास्ट में मैं ये भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल जो ये स्ट्रेस है और ये हमारा जो खान पान इतना बिगड़ गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपने डेली लाइफ में 30 मिनट्स की एक्सरसाइज को अगर आप इंक्लूड कर लें और आप अपने जंक फूड्स हो सके जितना हो सके उसे कट कर लें, अपने खाने में मीठा जितना हो उसे कट कर लें, तो आपकी मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो सकती है। जैसे एक पीसीओएस है जो एक गायनेकोलॉजिकल एपिडेमिक की तरफ हो गया है कि हर 5 लोगों में से 1 लोगों को पीसीओएस हो रहा है और उसकी वजह से आगे का भी प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी भी हो रही है। तो पीसीओएस का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बुक्स में भी लिखा हुआ है कि आप अपने वेट का अगर 5% भी लूज़ कर लेते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम के 90% आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो वो इतना इंपॉर्टेंट है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कि अगर आप 30 मिनट्स एक्सरसाइज इतना टाइम निकाल लें और अपने डाइट और न्यूट्रिशन का ध्यान रखें कि आपको क्या खाना है, क्या सही चीज़ खानी है, तो आप अपनी मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और उसे ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैडम, बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है मैडम का, आज भी आपके पास मरीजों की कतार है। इस व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। ये दिखलाता है कि समाज में सेहत के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आपकी रुचि कितनी है, आपका पैशन कितना है। चलते चलते अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि मैडम बहुत नियमित रूप से स्कूली बच्चियों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ के साथ साथ और भी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ पर जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम करती रहती हैं। ये एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से था आप तक पहुंचने का, आपके जीवन से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा करने का। हमने एक कोशिश की कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन से जुड़े जो भ्रांतियां हैं उनको दूर किया जा सके, आपकी जानकारी में थोड़ी सी हम वृद्धि कर सकें। ये चर्चा बहुत बड़ा है, ये विषय बहुत बड़ा है। अगर आप लोगों को इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए, मैडम से आप सीधे कनेक्ट करना चाहते हों, तो मैडम अपनी व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद
हर प्रश्न का जवाब देती हैं और मैडम सीधे संवाद करने में विश्वास रखती हैं। किसी भी सेवा के लिए आप प्रमिला अस्पताल परिवार में आकर अपनी समस्या के लिए मैडम को तो दिखला ही सकते हैं, साथ ही इसमें नीचे कमेंट के रूप में भी आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं, जिसका उचित समय मिलने पर मैडम जवाब भी देंगी। मैडम ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आइए बात करें कि इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार हम आपके सुझावों के अनुसार किसी नए विषय के साथ दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।